तो इस प्रकार हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनको देखा कि किस प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो अपना कार्य करती है हार्मोन्स के द्वारा। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की जो नेचर की बात करें, केमिकल कंपोजिशन ऑफ हार्मोन्स या केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन यानी कि रासायनिक प्रकृति कैसी होती है हार्मोन्स की, यानी हार्मोन्स किसके बने होते हैं। तो देखिएगा, हार्मोन्स जो हैं मोस्टली प्रोटीन्स और एमिनो अम्ल के बने होते हैं, और उसके अलावा हार्मोन स्टीरॉइड्स भी होते हैं, हार्मोन्स एमाइंस के बने होते हैं, हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। तो ये 3 या 4 प्रकार की रासायनिक प्रकृति होती है हार्मोन्स की। तो उस प्रकृति के आधार पर हम कुछ उसके एग्जाम्पल्स देखें कि कौन सा हार्मोन किस रासायनिक प्रकृति का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमिनो एसिड्स हार्मोन। वे हार्मोन जो एमिनो अम्ल के बने होते हैं, जैसे थायरोक्सिन, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो एमिनो अम्ल का बना होता है, और एमिनो अम्ल का बना होने के कारण थायरोक्सिन से सबसे ज्यादा है। और थायरोक्सिन की हम बात करें तो थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में T3 और T4 दो तरह की प्रकृति होती है। और थायरोक्सिन का जो केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो आगे थायरोक्सिन को जब पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड को जब पढ़ेंगे तो वहाँ इसका पूरा डिटेल में करेंगे बात। तो सबसे पहले बात करते हैं एमिनो एसिड हार्मोन में। एग्जाम्पल कौन सा है, थायरोक्सिन। और एमिनो एसिड में मतलब कि वे हार्मोन जो एमिनो एसिड्स है उनकी व्युत्पन्न के बने होते हैं, उनको हम एमिनो एसिड हार्मोन्स कहते हैं। दूसरे हार्मोन्स हैं एमाइंस या कैटेकोलोमिन्स। एमाइंस या कैटेकोलोमिन्स। कैटेकोलोमिन्स। अब देखिएगा, एमाइंस या कैटेकोलोमिन्स क्या होते हैं। वे हार्मोन जो टायरोसिन या टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, उन हार्मोन्स को एमाइंस या कैटेकोलोमिन्स बोला जाता है। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम बात करते हैं एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन। उसके अलावा मेलानिन। ये तीनों हार्मोन्स एमाइंस प्रकृति के या कैटेकोलोमिन्स प्रकृति के होते हैं। और कैटेकोलोमिन्स एमाइंस कौन से हार्मोन्स होते हैं जिनमें टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, वो हार्मोन एमाइंस या कैटेकोलोमिन्स प्रकृति के होते हैं। एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन हमने नाम सुने हैं। ये दोनों के दोनों हार्मोन्स जो है एड्रेनल ग्रंथि के मेडुला भाग के द्वारा स्रावित होते हैं, जो कि हमें विकटकालीन परिस्थितियों से बचाए रखने वाले हार्मोन्स होते हैं, या यूँ कह सकते हैं विपरीत परिस्थितियों से बचाए रखने वाले हार्मोन्स होते हैं। उसके अलावा तीसरे जो हार्मोन्स होते हैं वो हैं स्टीरॉइड्स। तीसरे हार्मोन्स होते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स की अगर हम बात करें तो स्टीरॉइड वे हार्मोन्स होते हैं जो कि वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, यानी जल के अंदर अविलेशील होते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं और ये जल के अंदर अविलेशील होते हैं। और स्टेरॉइड प्रकृति के जो हार्मोन होते हैं वो उत्तेजक होते हैं, यानी उत्तेजना उत्पन्न करते हैं।
इसका उदाहरण है अपने जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे हम बात करें अपना टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर बनता है, उसके अलावा फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनते हैं। ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइड्स कहलाते हैं। उसके अलावा एल्डोस्टेरोन, तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइड्स प्रकृति के होते हैं। कारण कि एक तो कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं जिनके अंदर एविलेसिल होते हैं और साथ में उत्तेजक प्रकृति के होते हैं। चौथे जो हार्मोन्स हैं वो है प्रोटीन्स हार्मोन। अब प्रोटीन हार्मोन भी हार्मोन होते हैं जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं, या यूँ कहते हैं कि वे हार्मोन जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। क्योंकि हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन के जो निर्माण होता है वो पेप्टाइड श्रृंखला से होता है, और एक प्रोटीन के निर्माण में बहुत बड़ी पेप्टाइड श्रृंखला भाग लेती है और एक से अधिक पेप्टाइड श्रृंखलाएं भाग लेती हैं। इसलिए ये हार्मोन हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं। और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं इसका उदाहरण है ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, मेड बाय प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं। उदाहरण इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, जो कि स्तन ग्रंथियों को दुग्ध निर्माण के लिए प्रेरित करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पश्चपीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जो कि स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्त्रवण के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हार्मोन्स की जो केमिकल नेचर है वो 4 प्रकार की है। कुछ हार्मोन्स जो केवल एमिनो एसिड के बने होते हैं, एग्जाम्पल थायरोक्सिन। कुछ हार्मोन्स जो कि एमाइन्स प्रकृति के होते हैं या कैटेकोलोमिन प्रकृति के होते हैं। एमाइन्स या कैटेकोलोमिन्स मैंने बताया आपको कि इनके अंदर टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड पाया जाता है, या इन्हीं के बने होते हैं वो हार्मोन एमाइन्स प्रकृति के या कैटेकोलोमिन प्रकृति के होते हैं। इसका उदाहरण जो है एड्रेनलिन और नोरेड्रेनलिन है। तीसरे हार्मोन्स होते हैं स्टीरॉइड। स्टीरॉइड जो होते हैं उत्तेजक होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं। और इसका एग्जाम्पल जितने भी सेक्स हार्मोन है, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे एस्ट्रोजन हो, चाहे प्रोजेस्टेरोन हो, वो सारे के सारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं। और साथ में एल्डोस्टेरोन जो है ये हार्मोन स्टीरॉइड प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स होते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होते हैं, ये स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन तीन स्रावित होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा। चौथा जो प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन होते हैं, प्रोटीन प्रकृति का मतलब ये होता है कि वे हार्मोन जो प्रोटीन्स के बने होते हैं और साथ में इनके अंदर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, या यूँ कहते हैं कि प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने हुए प्रोटीन हार्मोन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन पश्चपीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जो कि दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है, जबकि प्रोलैक्टिन अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, जो कि दुग्ध निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि केमिकल नेचर 4 प्रकार की होती है। अब अगर हम बात करें कि जो हार्मोन्स हैं वो शरीर में किस प्रकार से क्रिया करते हैं, बात करें हम हार्मोन्स के शरीर में कार्य करने की। तो देखिएगा, बात करें कि हार्मोन्स किस प्रकार किए जाते हैं। अब हार्मोन की क्रिया की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, तो देखिएगा बहुत वैसे क्रिया करता है। पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक।
नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक की अगर हम बात करें तो ये क्या चीज़ है, ये हम बात करेंगे। अब पॉजिटिव फीडबैक जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी हार्मोन जो होता है पॉजिटिव फीडबैक में, जब हार्मोन्स को आवश्यक होती है टारगेट ऑर्गन के द्वारा उसको स्रावित कर लिया जाता है, या यूँ कहते हैं कि जैसे ही टारगेट ऑर्गन के अंदर कोई भी एलिमेंट की कमी होती है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड को सक्रिय कर देता है, तो वो फीडबैक कौन सा कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि मान लो एंडोक्राइन ग्लैंड सक्रिय है और सक्रिय होकर के एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक जा रहा है, और टारगेट ऑर्गन जो है वो क्या कर रहा है, कोई भी एक रिलीजिंग फैक्टर का निर्माण कर रहा है। अब मान लीजिएगा कि उस रिलीजिंग फैक्टर जो है, या यूँ कह दें कि ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड कोई भी हार्मोन सीक्रेट कर रही है, टारगेट ऑर्गन तक जा रही है। अब टारगेट ऑर्गन तक हार्मोन जा रहा है, अब मान लीजिए इसके द्वारा कोई भी मटेरियल रिलीज हो रहा है, अगर इस मटेरियल की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, तो टारगेट ऑर्गन एंडोक्राइन ग्लैंड को ये संदेश भेजता है कि इस हार्मोन की कमी, इस हार्मोन की मात्रा को कम कर दिया जाए। अब यदि हार्मोन की मात्रा कम होगी तो टारगेट ऑर्गन के द्वारा रिलीजिंग मटेरियल जो है इसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये फीडबैक कौन सा होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक की, तो पॉजिटिव फीडबैक में अगर हम बात करें कि कोई भी टारगेट ऑर्गन है उसके द्वारा यदि रिलीजिंग मटेरियल कम हो जाता है, तो कम हो जाता है तो ये टारगेट ऑर्गन क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास पॉजिटिव फीडबैक भेजता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि हार्मोन्स, उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन की सांद्रता बढ़ जाती है। बढ़ने से ये हार्मोन टारगेट ऑर्गन के पास आता है, और आने से ये रिलीजिंग मटेरियल जो है वो मात्रा इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये फीडबैक कौन सा कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के फीडबैक पाए जाते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को हम अच्छे से इन दो डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पर यदि मनुष्य के शरीर की बात करें तो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हार्मोनल फीडबैक होता है वो नेगेटिव फीडबैक होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो मैक्सिमम नेगेटिव फीडबैक के ऊपर काम करती है। पॉजिटिव फीडबैक पाया जाता है, जिसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की। हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस हम बात कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। नेगेटिव फीडबैक क्या है, अगर मैं पूरा इसको लिखूं तो नेगेटिव फीडबैक, इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अब बात करें नेगेटिव फीडबैक की, तो मैंने ये बात आपको बताई थी कि नेगेटिव फीडबैक जो होता है उस नेगेटिव फीडबैक में एंडोक्राइन ग्लैंड जो पहले से सक्रिय है वो काम करना धीरे धीरे क्या कर देती है, बंद कर देती है, उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो इसके अंदर नेगेटिव फीडबैक शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सबसे यूँ कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर सबसे अधिक देखा जाता है। हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव फीडबैक सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, हाइपोथैलेमस होती है, हमारे ब्रेन में स्थित एक ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस जो होती है हमारे ब्रेन का हिस्सा है, नर्व सेल से बनी होती है। इसके द्वारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं या थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, एक ही बात है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या थायराइड रिलीजिंग फैक्टर स्राव करता है। ये हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा स्राव करता है। अब ये जो टीआरएच है या टीआरएफ है, ये क्या करता है, ब्लड के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है ब्लड की सहायता से। अब क्या होता है, ये हार्मोन जैसे ही ब्लड की सहायता से एंटीरियर पिट्यूटरी
ग्लैंड के पास आएगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट हो जाएगी। सीक्रेट मतलब उत्तेजित हो जाती है। उत्तेजित होते ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्त्राव करती है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही रक्त की सहायता से थायराइड ग्लैंड के पास आता है तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, या जिसको सामान्य भाषा में T3 एंड T4 हार्मोन्स भी कहते हैं, थायरोक्सिन भी कह सकते हैं, थायराइड हार्मोन भी कह सकते हैं। बात तीनों नाम एक ही है, T3 या T4 या थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन स्त्राव होते हैं थायराइड ग्लैंड के द्वारा। अब क्या होता है कि ये थायरोक्सिन होता है ये हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन को मतलब बढ़ा देता है या शुरू कर देता है। तो यूँ कहते हैं कि ये जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, T3 या T4 हार्मोन है, ये शरीर की मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए या उपापचय क्रियाओं के लिए जरूरी होता है। अब होगा क्या कि जैसे थायराइड ग्लैंड सक्रिय होती है हार्मोन बनेगा, बनते ही क्या होता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू हो जाएगी, शुरू होकर के मेटाबॉलिक कोई भी क्रिया पूरी हो जाएगी इस हार्मोन की उपस्थिति में। अब क्या होगा, इस हार्मोन की हमें आवश्यकता नहीं है, अब नहीं है तो क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो फीडबैक है वो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के पास जाता है। अब जाते ही क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है अब वो क्या करती है, टीआरएच का स्त्रवण बंद कर देती है, सिक्रेशन ऑफ टीआरएच या टीआरएफ का सिक्रेशन बंद करती है। अब इसका सिक्रेशन जैसे बंद होगा तो ये दोनों हार्मोन ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास नहीं आएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपना काम करना बंद कर देगी, यानी कि टीएस का सिक्रेशन करना बंद कर देती है। अब बंद करते ही क्या होगा कि ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास नहीं आएगा, और थायराइड ग्लैंड के पास नहीं आएगा तो क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं होगा, जिसके कारण मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो धीमी पड़ करके या तो बंद हो जाती है या धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक ग्लैंड के द्वारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के द्वारा हार्मोन्स बन रहे हैं और वो अपने टारगेट प्रोटीन में ज्यादा काम कर रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन पूरी हो जाती है तो हमें इस हार्मोन की आवश्यकता नहीं होती है, तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो संदेश है या यूं कहें हमारे बॉडी के टारगेट प्रोटीन के द्वारा जो संदेश हाइपोथैलेमस के पास जाता है, हाइपोथैलेमस फिर इन हार्मोन्स का स्राव बंद कर देती है, जिससे ये ग्रंथिसार हार्मोन का निर्माण नहीं करेगी, ये हार्मोन बनेगा तो इस ग्रंथि के द्वारा ये हार्मोन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब एक ग्रंथि काम कर रही है तो वो अब धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देती है, इसे ही नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। अब देखिएगा नेगेटिव फीडबैक मोस्टली सभी ग्रंथियों के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक की। अब पॉजिटिव फीडबैक की अगर हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रेस्ट सेल्स, ब्रेस्ट ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट ग्लैंड जो होती हैं स्तन ग्रंथियां जिनको कहते हैं, ब्रेस्ट का जो आगे का सिरा उभरा हुआ होता है जिसे हम निप्पल कहते हैं, और निप्पल के आसपास का एरिया जो होता है गहरा काला होता है, इसको एरियोला मेमी या चुचु क्षेत्र कहते हैं। हिंदी में चुचु क्षेत्र और इंग्लिश में कहते हैं एरियोला मेमी, इस गहरे काले क्षेत्र को। उभरे भाग को निप्पल कहते हैं, गहरा उभरा हुआ क्षेत्र गहरा काला क्षेत्र कहलाता है एरियोला। ये क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव होता है। अब देखिएगा कि स्तन के अंदर सूपिकाएं पाई जाती हैं, एल्बुमी पाई जाती है, जिनके अंदर मिल्क का निर्माण करने वाली छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं। ये ट्यूब्यूल्स होती हैं या नलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से दूध सिक्रेट होकर के इस एरिया के अंदर आता है। अब देखिएगा जब एरियोला मेमी क्षेत्र होता है इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं जिनसे होकर के दूध निप्पल से होते हुए बाहर निकलता है, और साथ ही यहीं पर तंत्रिका कोशिकाओं का भी डालते हैं। ये क्षेत्र बहुत अधिक सेंसिटिव होता है। अब देखिए होता क्या है कि मैं आपको बताता हूं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। अब ये जो हार्मोन प्रोलैक्टिन ये
मिल्क ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस को प्रेरित करता है, जबकि ये हार्मोन मिल्क ग्लैंड में मिल्क सिक्रेशन को प्रेरित करता है। दोनों ही हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ये अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जबकि जो ऑक्सीटोसिन होता है ये पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अब देखिएगा कि हम यहाँ पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक की बात अगर हम करें तो देखिएगा जैसे ही कोई बच्चा यहाँ पर मुंह लगाता है इस एरिया के अंदर, तो ये एरिया तंत्रिका कोशिकाओं में द्वारा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण क्या, जैसे ही बच्चे ने यहाँ मुंह लगाया तो यहाँ से तुरंत सूचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं की सहायता से कहाँ पर जाती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कि वहाँ से प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्राव की सहायता से जो मिल्क ग्लैंड है उनके पास आता है और मिल्क ग्लैंड यहाँ पर मिल्क का सिक्रेशन कर देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चे ने यहाँ मुँह लगाया इस एरिया के अंदर, मुँह लगाते ही यहाँ से आवेग तंत्रिका कोशिकाओं की सहायता से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गए। पिट्यूटरी ग्लैंड ने प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन का स्राव कर दिया, करते ही यहाँ पर दुग्ध निर्माण होकर दूध का क्या है स्त्रवण होने लगता है जो बच्चे के मुंह में आता है। अब होगा क्या कि जैसे ही बच्चे ने मुंह अलग किया तो वहाँ से तुरंत सूचनाएं कहाँ जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का स्राव बंद कर देते हैं, जिससे बच्चे के मुंह में दूध आना बंद हो जाता है। यूँ कहते हैं कि दूध का स्राव यहाँ से बंद हो जाता है। तो ये फीडबैक कौन सा कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। अब देखिएगा कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा होता है। अब ये दोनों ही क्रियाएं इन ग्रंथियों के लिए जरूरी है, परंतु जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो होता है हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक के आधार पर लगभग सभी ग्रंथियाँ कार्य करती है। तो आगे हम देखें कि अब जो हार्मोन्स हैं वो किस प्रकार टारगेट ऑर्गन के अंदर, किस प्रकार टारगेट ऑर्गन के अंदर अपना कार्य करते हैं। ये अगला टॉपिक हमारा है एंडोक्राइन ग्रंथि के अंदर। लक्ष्यांग पर प्रभाव, हार्मोन्स द्वारा लक्ष्यांग पर प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करें कि हार्मोन्स जो है वो लक्ष्यांग को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब मैंने बताया था कि लक्ष्यांग के प्रत्येक हार्मोन के द्वारा जो उसका लक्ष्यांग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले बताया था, वापस फिर बता रहा हूँ कि जैसे हम बात करें कोई भी हार्मोन की बात करें, जैसे हम बात करें प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन का लक्ष्यांग होती है ब्रेस्ट सेल्स, ब्रेस्ट में मिल्क ग्लैंड, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम बात करें एडीएच में जो है हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। उसके अलावा हम बात करें आपका ग्रोथ हार्मोन, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसमें हमारे शरीर की सभी जो आल सेल्स और बोन्स जिसका टारगेट होता है, तो हर अब जैसे पीयूष ग्रंथि द्वारा एसिटिक हार्मोन स्रावित होता है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसलिए कोर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो हम देखें कि ये जो प्रत्येक हार्मोन का जो लक्ष्यांग है वो सब देखने के अलग अलग है। तो देखिएगा कि प्रत्येक हार्मोन अपने लक्ष्यांग में जाता है किस सहायता से, तो जाकर के किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसके लिए हम देखेंगे 3 तरह की मैकेनिज्म है।
तीन तरह के प्रभाव है। पहला है चेंज इन परमेबिलिटी, दूसरा है चेंज इन जीन लेवल, तीसरा है सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में। अब हिंदी में अगर इसको पढ़ा जाए तो यूं बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली की पारगम्यता में चयन करके, पारगम्यता में बदलाव करके, दूसरा है जीन स्तर पर बदलाव, तीसरा है द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कार्य। अब देखिएगा कि डिटेल में अपने इसको पूरा पढ़ेंगे तो डायग्राम मैं थोड़ा आज आउटलाइन करूँ। सबसे पहले हार्मोन्स जो है अलग से हम की जाकर के कोशिका झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव कर देते हैं, और पारगम्यता में जैसे बदलाव होता है तो कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी मात्रा में, उनके संख्या में बदलाव आ जाता है, जिससे कोशिका के अंदर जो उपापचय क्रिया है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो पहला चेंजेस ये है। दूसरा चेंजेस है जीन लेवल पे। अब जीन लेवल में क्या होता है कि जो हार्मोन्स जो होता है कोशिका झिल्ली के संपर्क में आकर के, कोशिका झिल्ली के संपर्क में आकर के उसके अंदर जो है वाहक प्रोटीन से जुड़ जाता है, या ग्राही प्रोटीन से हम कह सकते हैं जुड़ जाता है। कौन? हार्मोन। जुड़ने के बाद में जो ग्राही प्रोटीन और हार्मोन होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स फिर न्यूक्लियस में प्रवेश करके डीएनए में बदलाव कर देता है, और डीएनए में बदलाव जब आ जाता है तो कोशिका के एमआरएनए जीन्स में भी चेंज आ जाता है, और चेंज आने के बाद में उस कोशिका की उपापचय क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार सेकेंड जीन स्तर पर कंट्रोल कर लेता है। और थर्ड है सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में, द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में। द्वितीयक संदेशवाहक का मतलब ये होता है कि इस दौरान जो हार्मोन्स होते हैं वो कोई भी कोशिका के बाहर जुड़ जाते हैं वाहक प्रोटीन से। जुड़ने के बाद में क्या होता है कि वो खुद कोशिका के बाहर रह करके प्रथम संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं कोशिका के लिए, और फिर वो क्या करते हैं कोशिका के अंदर एक द्वितीयक संदेशवाहक यानी साइक्लिक एएमपी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को सक्रिय करते हैं, जो कि द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हुए कोशिका की उपापचय क्रिया में परिवर्तन करता है, और करके कोशिका में नए उत्पादों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तीन तरह से हार्मोन्स है वो अलग से हमको अपना प्रभाव डालता है। तो पहला है चेंज इन प्रोबेबिलिटी, दूसरा चेंज इन जीन लेवल, और तीसरा सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में। थैंक यू। अपने कल इसको डिटेल में पढ़ते हैं।